एफसीआरए पर भारत का वॉर, अमेरिका में मची पुकार। G7 के मंच पर मोदी ट्रंप की मुलाकात दमदार। विदेशी फंडिंग पर भारत ने दिखाया अपना तेवर। मंच पर दोस्ती का इजहार या सवालों की बौछार। G7 में ट्रंप से मुलाकात, मोदी का मुंहतोड़ जवाब। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे फैसला आपका। भारत ने एक तरफ एफसीआरए से शिकंजा कसा है, तो वहीं ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। G7 समिट का मंच सज चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आमने सामने हैं और इसी मंच पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ अमेरिका को एफसीआरए की सख्ती चुभ रही है, दूसरी तरफ भारत साफ संदेश दे चुका है कि देश के कानून दिल्ली में बनेंगे, किसी विदेशी दबाव में नहीं। यानी मामला सिर्फ विदेशी फंडिंग का ही नहीं है, मामला भारत की संप्रभुता का भी है, नीति का भी है और उस बदलते भारत का है जो अब दुनिया की बात सुनता जरूर है लेकिन फैसला अपने हित में करता है। 16 महीने बाद मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। अब वहीं आपको बताएं कि G7 में व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा संभव है। अब एफसीआरए पर भारत का सख्त ऐलान हो चुका है। अमेरिका में आखिर क्यों बेचैनी बढ़ी और आखिर अमेरिका क्यों हैरान है? G7 में मोदी और ट्रंप आमने सामने हैं। क्या इस मुलाकात पर निकलेंगे नए समीकरण या बढ़ेंगे बहाने दोनों देशों के? देखिए, पीएम मोदी अपनी बातों को लेकर अडिग हैं। अब G7 में ट्रंप मोदी की मुलाकात हुई है। एफसीआरए पर अमेरिका में हलचल तेज है। G7 में ट्रंप मोदी की मुलाकात जो हुई, अब हलचल क्या तेज है इसको जानते हैं। एफसीआरए संशोधन पर अमेरिका में बेचैनी बढ़ गई है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक सुर में विरोध करें। दर्शकों, अमेरिकी सांसदों ने नए नियमों पर चिंता अपनी जाहिर की है, चिंता जताई है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी पर इसका असर पड़ेगा, ये दावा कर रहे हैं दोनों पार्टियां। अमेरिकी ईसाई संगठनों की लॉबिंग भी इस बाबत चर्चा में आ गई है। भारत पर फैसले पर पुनर्विचार का दबाव बनाने की कोशिश है अमेरिका की और अमेरिकी सांसद बोले हैं ये नियम बेहद सख्त हैं, अस्पष्ट हैं। एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के प्रावधान पर सवाल उठाए गए हैं। संपत्ति और फंड जब्ती की आशंका पर भी बहस हो रही है जबरदस्त तरीके से। भारत का देखिए जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, भारत ने ये कहा कानून सिर्फ पारदर्शिता के लिए, वैध तरीके से काम करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल पर भारत सरकार रोक लगाएगी, यही हमारा मकसद है। और दर्शकों, आपको याद होगा एफसीआरए को लेकर नया संशोधन भी यहां पर आया था। अब एफसीआरए पर अमेरिका क्यों परेशान है इसको जान लेते हैं। एफसीआरए पर अमेरिका क्यों यहां पर परेशान है? वजह नंबर 1, विदेशी फंडिंग पर निगरानी और सख्त हो जाएगी। वजह नंबर 2, एनजीओ के लिए नियमों का पालन करना जो है वो कठिन हो जाएगा। वजह नंबर 3 जानिए, लाइसेंस रद्द होने पर संपत्ति जब्ती का प्रावधान भी इस बाबत प्रस्तावित है। वजह नंबर 4, रीजन नंबर 4, अमेरिकी समर्थित संगठनों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वजह नंबर 5, ईसाई मिशनरी और धार्मिक संस्थाओं को लेकर चिंता जाहिर की गई है। वजह नंबर 6, विदेशी फंड के इस्तेमाल पर सरकार की मदद जो है वो मजबूत होगी। अब यही वजह है कि अमेरिका में हलचल है। अब वजह नंबर 7 पर आते हैं। अमेरिकी सांसद इसे सिविल सोसाइटी के लिए चुनौती मान रहे हैं। वजह नंबर 8 दर्शकों, भारत में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय एनजीओज प्रभावित हो सकते हैं। वजह नंबर 9, अमेरिका को डर है उसके नेटवर्क और संस्थाओं की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। आप सोचिए, संस्थाओं की जो गतिविधियां हैं वो भारत सरकार की निगरानी में रहेगी। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में खलबली मची हुई है। एफसीआरए का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। चलिए एक बार आपको वॉल के ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर एफसीआरए को लेकर क्यों अमेरिका में हलचल तेज है और ये जो रेगुलेशन एक्ट है इस पर क्यों दोनों पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पहली बार सुर में सुर मिलाकर नजर आ रहे। क्या है एफसीआरए? विदेश से मिलने वाले चंदे और फंड की निगरानी करता है। आगे बढ़ते हैं।
एफसीआरए को लेकर आपको ये विशेष जानकारी दे रहे, ध्यान से देखिए हमारे ग्राफिक्स को। विदेशी धन के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है, जी हां। और अब इसे कब बनाया गया था यह भी देखिए आपके लिए जानना जरूरी है कि एफसीआरए यहां पर कब बनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। क्या है एफसीआरए का जो उद्देश्य है, वो यहां पर प्रभाव को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव को, क्या यानी कि विदेश का प्रभाव बहुत ज्यादा देश में ना रहे। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमों का उल्लंघन होता है तो लाइसेंस क्या होगा दर्शकों, वो रद्द हो जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, एफसीआरए का पूरा नाम क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जी हां, और यही वजह है कि अब यहां पर खलबली मची है। और देखिए आज का जो दिन है वो सुखद जरूर है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मिलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको चलिए बताने की बारी आ गई है कि फ्रांस में G7 समिट का औपचारिक आगाज हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े नेता एक मंच पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप हैं, मैक्रो हैं, मेलानी है, स्टामर है, समेत कई बड़े दिग्गज नेता। अब अमेरिका ईरान पीस डील पर जो है वो चर्चा हो सकती है। वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था यहां पर जो है वो मुख्य एजेंडा रहने वाला है। स्लोवाकिया दौरे के बाद G7 समिट पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, नरेंद्र मोदी थे। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से मिल रहे थे, न जाने यहां पर जो कहते नजर आए कि हमेशा मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। आखिरी मुलाकात दोनों की कब हुई थी दर्शकों, फरवरी 2025 में हुई थी। व्हाइट हाउस में ये दोनों की मुलाकात हुई थी, ट्रंप की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके साथ व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर जो है वो चर्चा संभव होने वाली है। एफसीआरए विवाद और द्विपक्षीय मुद्दों पर भी नजर है। और इसी चर्चा से डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे। G7 में भारत की कूटनीतिक भूमिका पर पूरे दुनिया के देशों की जो है निगाह बनी हुई है। अब आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि G7 में जुटे दुनिया के दिग्गज नेता, 12 देशों के नेता जो हैं वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं। G7 के 7 सदस्य देश के यहां पर नेता जुटे हुए हैं, सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और हो भी चुके हैं। आपने तस्वीरें देख ली होंगी। बात करते हैं कनाडा की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, जापान की, ब्रिटेन की और अमेरिका भी मौजूद नजर आ रहा है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी G7 समिट का सम्मेलन का हिस्सा बन चुके हैं। वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर मंथन, देखिए अभी क्या चल रहा है, वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और इसी को लेकर मंथन चल रहा है। फ्रांस ने कई गैर G7 देशों को भी न्योता दिया है। आप देखिए तमाम देश जो G7 का हिस्सा नहीं है वो भी इस सम्मेलन में दर्शकों मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी उसमें शामिल हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भी पहुंच चुके समिट में। देखिए बहुत खास समिट है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग को भी इनविटेशन भेजा गया था। केन्या के राष्ट्रपति पर की बात कर लेते हैं, विलियम रूटो भी समिट में मौजूद नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी होगी। अब देखिए अब जानना जरूरी है कि G7 क्या है, क्यों खास है दर्शकों। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह है। वी आर टॉकिंग अबाउट G7। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है। देखिए ग्राफिक्स भी आ चुके हैं, वॉल के जरिए आपको समझाते हैं क्या है G7, ये समिट क्यों इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा G7 के सदस्य हैं और जो देश इसमें सदस्य के रूप में नहीं है उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया फ्रांस की तरफ से। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1976 में कनाडा जुड़ा, बना G7। 1976 में कनाडा को भी ऐड किया गया था अलॉन्ग विद द ऑल कंट्रीज। G7 की हम बात कर रहे हैं। अब 1998 में रशिया शामिल हुआ, नाम G8 पड़ा। 2014 में रूस बाहर हुआ, फिर बना G7। रशिया बाहर हो गया, फिर बना ये G7। G8 से क्या बना, G7 बना दर्शकों। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर यहां पर जो चर्चा होती है, यही वजह है कि वैश्विक तनाव सबसे बड़ा कारण बना है इस समिट का। दुनिया की बड़ी नीतियों पर असर रखता है G7।
भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आप देखिए भारत को अक्सर गेस्ट नेशन के रूप में आमंत्रित किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, आपने तस्वीरें देख ली होंगी। आई होप भारत को अक्सर गेस्ट नेशन के रूप में G7 में बुलाया जाता है। जब भी समिट होता है भारत इनवाइटेड होता है। पीएम मोदी 2019 से लगातार G7 बैठकों में दर्शकों शामिल हो रहे हैं। 2019 से लगातार नरेंद्र मोदी यहां पर शामिल होते G7 समिट में नजर आ रहे हैं। अब देखिए कुछ और जानकारी G7 से रिलेटेड आपको देना हम चाहेंगे। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है, जब मुलाकात होती है, बुलाया जाता है, तो अपनी बात खुलकर भारत रखता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं से सीधे बातचीत होती है। यहां पर भारत सरकार की व्यापार और निवेश बढ़ाने का अवसर मिलता है। फिर क्या होता है, नई टेक्नोलॉजीज और AI सहयोग पर चर्चा की संभावना बनी रहती है। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत दर्शकों हो सकती है। ऊर्जा, सुरक्षा, कच्चे तेल पर सहयोग बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, तेल। वैश्विक तनाव में यही हुआ, हमने देखा। सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग में भारत को फायदा मिल सकता है। इस समिट से वैश्विक दक्षिण की आवाज उठा सकता है भारत। भारत की कूटनीति ताकत और प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, देखिए इसमें शामिल हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, तो कहा जा रहा है दबदबा बरकरार है देश के प्रधानमंत्री का और भारत देश का। अब अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों से द्विपक्षीय बैठकें संभव हो सकती है। ये G7 के जो हिस्सा हैं और जो बुलाए गए हैं उनसे भी बातचीत संभव हो सकती है। हम सभी बातों की आपको जानकारी देना चाहेंगे। आतंकवाद, चीन और इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर समर्थन मिल सकता है। आतंकवाद पर तो सभी देश पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। भारत को भविष्य की वैश्विक नीतियों में बड़ी भूमिका मिल सकती है। और देखिए केवल आतंकवाद पर पाकिस्तान ही नहीं, जिन जिन देशों ने आतंकवाद को पाला है G7 समिट पर इसकी चर्चा जरूर होती है। और देखिए आंकड़े हमारे, फैसला आपका, हमारे खास कार्यक्रम में बारी है आपको सर्वे दिखाने का। जनता ने यानी कि आप सभी ने आंकड़ों के जरिए क्या कुछ उत्तर दिया है इंडिया न्यूज के सर्वे को, चलिए बतलाते हैं बारी बारी से। सर्वे नंबर 1, सवाल नंबर 1, क्या FCRA को लेकर भारत के सख्त रुख ने मुलाकात से पहले ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल। देखिए सवाल नंबर पहला, यहां पर आंसर आ रहे हैं। 33% लोगों ने कहा भारत ने स्पष्ट संदेश दिया। 11% लोगों ने कहा नहीं, अमेरिका की चिंता जायज है। 48% दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए और कुछ कह नहीं सकते, 8% लोगों ने कहा। यह हुआ सर्वे नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है हमारे सर्वे में? क्या G7 में मोदी ट्रंप मुलाकात से भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा मिलेगी? आप देखिए टैरिफ वॉर देखा, अगले पल तारीफ देखी। तो अब यहां लोगों ने आंकड़ों के जरिए देखिए रिएक्ट किया। 50% लोग ये कह रहे हैं हाँ रिश्ते और मजबूत होंगे। 26% नहीं, ज्यादा बदलाव नहीं होगा। 22% कुछ मुद्दों पर मतभेद रहेंगे और 2% कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये रहा सर्वे नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सर्वे, सवाल नंबर 3, क्या भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों और कानूनों पर कोई समझौता नहीं होगा? क्या भारत ने क्लियर ये संदेश दिया है, ओपन मैसेज दिया है टू अमेरिका? अब देखिए लोगों ने रिएक्ट किया है। 31% दर्शकों लोगों का मानना है सर्वे पे कि भारत का संदेश स्पष्ट है। 20% लोगों ने कहा है नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। और 47% देखिए बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, बातचीत के बाद स्थिति साफ होगी। मतलब दोनों नेताओं की जो बातचीत हो रही है। 2% कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आते हैं सर्वे नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 हमने क्या पूछा, इंडिया न्यूज ने क्या पूछा? देखिए, क्या 16 महीने बाद होने वाली मोदी ट्रंप मुलाकात में FCRA समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? इसका जवाब आंकड़ों के जरिए दिया गया है। आपको स्क्रीन पर दिखाने की बारी आ गई। देखिए स्क्रीन, 28% लोगों ने कहा यह बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। 20% नहीं, फोकस दूसरे विषय पर होगा। 50% समय बताएगा और 2% लोग ये कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। ये रहा हमारा सर्वे का सवाल जो हमने आपको बताया। और इसके साथ ही सवाल नंबर 5, सर्वे नंबर 5 पर आते हैं। क्या G7 के मंच से भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कोई संदेश निकल सकता है? इस पर देखिए लोगों ने क्या यहां पर आंकड़ों के जरिए बताया है। क्या हामी भरी है सर्वे के सवाल पर? दर्शकों देखिए 22% लोग ये कह रहे हैं हाँ बड़ा संकेत मिल सकता है। 31% कह रहे हैं नहीं, सिर्फ औपचारिक बातचीत संभव है। नेक्स्ट जवाब दोनों नेताओं पर निर्भर है। 43% लोगों ने माना कि डिपेंड्स अपॉन बोथ यहां पर लीडर्स की क्या होगा। और 4% लोगों ने कहा है कुछ कह नहीं सकते हैं। ये हमने देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे G7 समिट को लेकर, FCRA को लेकर, ट्रंप मोदी की मुलाकात को लेकर। और आंकड़ों के जरिए, जैसा हमारा कार्यक्रम है आंकड़े हमारे फैसला आपका, आपने देखा इंडिया न्यूज के सर्वे पर जनता ने आंकड़ों के जरिए क्या दर्शाया है। और अब बारी है चर्चा की शुरुआत करने की। मेरे साथ इस पैनल में ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टीन विनोद,
डिफेंस एक्सपर्ट है सर, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्णिमा नाथ नेता, रिपब्लिकन पार्टी यूएसए से लाइव जुड़ गई हैं। मल्लिका पांडे विदेश मामलों की जानकार है, जुड़ चुकी हैं। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास डिबेट में। सर मैं आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले, एमजे ऑगस्टिन सर। सर आपसे मेरा यही सवाल होगा, G7 सम्मेलन का क्या? देखिए पहला मेरा साफ सवाल यही है आपसे, एफसीआरए पर ट्रंप क्या जवाब दे सकते हैं? धन्यवाद। देखिए आपने काफी चीजें एफसीआरए के बारे में बताया, लेकिन दर्शकों को एफसीआरए का जो हिस्ट्री है उसे थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल चंद सेकंड लेकर के इसको संक्षेप में मैं जरा बता देता हूँ। जी सर प्लीज। सबसे पहले एफसीआरए या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसका आपने जिक्र किया, इसका पर्पस आपको समझना होगा और मैम इस पे और रोशनी डालेंगी। ये पर्पस फॉरेन फंडिंग बंद करना नहीं है, बल्कि रेगुलेट करना है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है। इसका पर्पस बिल्कुल ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन को बंद करना नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है 70-80 के दशक के दौरान। वो उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से अच्छे काम हुए हैं यहाँ पे। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बंद करना एक इरादा नहीं है। 1976 में जब इंदिरा गांधी के जो कार्यकाल था, जब इमरजेंसी लगी, उस दौरान ये लाया गया था। उस वक्त का कंसर्न ये था कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन पॉलिटिक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कि जजेस के ऊपर भी हावी हो रहे थे, या उनको खरीद फरोश हो रहा था, या इलेक्शन कैंडिडेट्स को पैसा दिया जा रहा था। इस तरह की बहुत सारी बातें उठी। ये सारी चीजें प्रिंट मीडिया में आज भी मौजूद है। 2010 में मुझे याद है इसकी बड़ी मेजर ओवरऑल हुई थी, एफसीआरए एक्ट पास किया गया था। 2020 में नई नई अमेंडमेंट्स आई। तो इंडिया का पोजीशन इसमें बिल्कुल ही साफ है। हम और आप इसको अगर यूएस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो यूएस में जो इसका एफसीआरए का जो इक्विवेलेंट है, जिसको ये लोग कभी कभी ओपिक का नाम भी देते हैं, दैट इज ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का भी नाम देते हैं, कभी कभी डीएफसी भी कहते हैं। यहाँ पे आप यूएस में अगर देखते हैं तो इसको लोकतंत्र का एक आम या एक हिस्सा माना गया है। उसको ये लोग इतना कड़ी नजर से नहीं देखते हैं, और जबकि देखना भी चाहिए, क्योंकि आप पिछला जो रिपब्लिकन पार्टी जब हारी थी जो पिछले इलेक्शन में, उस दौरान भी ये कहा गया था कि रशिया की तरफ से काफी इन्वॉल्वमेंट रहा। लेकिन ये अगर यूएस के संदर्भ में देखा जाए, उनके लिए एक दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार में एक तरफ धार तेज है, एक तरफ धार उतना तेज नहीं है। इस कहने का मतलब उनके ऊपर जो प्रभाव है इसका, ओपेक का ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहरी कंट्री में जब ये लोग पैसा ज्यादा डालते हैं और रिजीम चेंज की बातें होती हैं, तो उस समय ये बड़ा काम आता है। तो आप देखते जाइए G7 समिट में जब ये बातें उठेंगी, जब फेस टू फेस होंगे 16 महीने के बाद, उस समय में भी ये बात आएगा कि ये इसको लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है यूएस की तरफ से, और उसी नजरिए से देखना चाहिए। ऐसी बातें निकलकर जरूर आएंगी, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए जी। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो एनजीओ फंडिंग आया है, और ये टूल क्यों पकड़ा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये टूल इसलिए पकड़ा है क्योंकि बहुत बेशुमार पैसा जो है मणिपुर में डाला गया था। आपने वीडियोस देखी होंगी, जो ऑटोमेटेड वेपन्स हों, ड्रोन्स हों, ट्रेनिंग हो। आप ये जो मणिपुर का सारा कांड जो हुआ है, उसका जो मसल पावर, मनी पावर आया सिर्फ फॉरेन फंडिंग से। क्योंकि उतना आप एक वेपन जो उधर पकड़ा गया था, आप देखते हैं वो 30-40 लाख का एक वेपन है। उस तरह के हमने कहीं हजारों वेपन्स हमने वहां पे बरामद किए लोगों के पास से,
ये पैसा आया कहाँ से और ये फंडिंग आया कहाँ से। एक वीडियो अभी मैंने कल परसों देख रहा था, जो एक्स स्पेशल फोर्सेस, यूएस स्पेशल फोर्सेस के लोग आकर के वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं वेपन हैंडलिंग का। तो लोगों को, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को, ये समझना जरूरी है, आज का इंडिया जो है 90s का इंडिया नहीं है। इंडिया का मैसेज क्लियर है, पार्टनरशिप यस, प्रेशर नो, कोऑपरेशन यस, इंटरफेरेंस नो। इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्वागत है हमारे लिए, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो एक फाइनल डिसीजन दिल्ली लेगा, और वो डिसीजन जो है वॉशिंगटन को मानना होगा। इसमें दो राय नहीं हो सकता है। अगर हम कहते हैं ये फंडिंग इस एनजीओ को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये एनजीओ जो है बाकी चीजों पे इन्वॉल्व है, तो नहीं होना चाहिए, बात खत्म। तो इसमें फ्रेंडशिप में कोई आंच आने वाली बात नहीं है, और उस नजरिए से देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर। यानी कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि फ्रेंडशिप पर कोई आंच नहीं वाली है। और इसी के साथ सीनियर एडिटर फ्रांस से मेघा शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी है। मेघा, देखिए आपसे मेरा यही सवाल होगा, आज क्या क्या हुआ, कौन कौन से मोर्चे पर बातचीत हुई, आप वहां मौजूद हैं। और देखिए ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, खास तौर पर भारत की। तो मेघा आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या एफसीआरए को लेकर किसी अहम मुद्दे पर यहां पर चर्चा हुई है? जी, इस समय अगर आपने विजुअल्स देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑफिशियली वेलकम किया गया फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों द्वारा। वहाँ पे उन्होंने, आपने फिर से देखा, जो फैमिली फोटो जो होता है, G7 के लीडर्स का फैमिली फोटो था। वहाँ पे G7 के लीडर्स तो मौजूद ही थे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वहाँ पे केन्या के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, वो सब लोग मौजूद थे वहाँ पे। और वहाँ पे सबसे अहम झलकी वो दिखी हमें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हैंडशेक किया, वहाँ पर उनसे बातचीत की। और जब ये वर्किंग सेशन हुआ G7 प्लस हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप के एकदम बाजू में बैठे हुए थे। इससे दर्शाता है कि 16 महीने पहले जो मुलाकात हुई थी दोनों लीडर्स की, उसके बाद जो ये मुलाकात अब हो रही है, इसके बीच काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे, चाहे वो जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो समझौता हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें ट्रंप ने क्लेम किया था कि वही मीडिएटर थे, उनके ही कारण ये युद्ध बंद हुआ था। चाहे वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की बात हो, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हैवी टैरिफ लगाया था, जो कि रोल बैक हो गया इवेंचुअली, पर उसके कारण हमारे रिलेशनशिप में स्ट्रेन आया है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। पर अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात देखें, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आउटरीच कर रही है, जब स्पेशली हमारी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर कहा है कि वो भारत से बहुत प्यार करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े फ़ैन हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त समझते हैं। आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि 2025 में जब G7 समिट हो रही थी कैलगरी कनाडा में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ शेड्यूल थी, पर प्रेसिडेंट ट्रंप उस समय वो पूरी समिट को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स रवाना हो गए और 2 दिन बाद ईरान पर स्ट्राइक की गई। ये इसी समय की बात है 2025 में, और वो 12 दिन का युद्ध चला जिसमें इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स ईरान को ताके हुई थी। और इसके बाद जो वेस्ट एशिया की सिचुएशन है वो डिटीरियोरेट होती रही है। तो 16 महीने बाद जो कि ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब साथ में आए हैं, सामने नज़र आए हैं, काफ़ी सारे मुद्दों पर बात होगी। एक कहा जा सकता है कि एक आइस ब्रेक हुई है। काफ़ी सारे प्रीवियस समिट्स थे, मल्टीलैटरल समिट्स हुए हैं, जिसमें मौका मिल सकता था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप साथ में आए, बात करें, पर वो मौका कहीं गुम हो गया। कहीं ना कहीं
कहीं ये दो लीडर्स साथ में नहीं दिखाई दिए, पर ऐसा लगता है कि इस समय जो इट्स एन ऑपर्चुन टाइम, जो सिचुएशन अभी सर्कमस्टांसेस बहुत पॉजिटिव है, नैरेटिव इंडिया और यूएस की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए ये मीटिंग भी संभव हो पाई है। ठीक है मेघा, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो यानी कि फ्रांस से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज तक पहुंचाने के लिए। और देखिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान पूर्णिमा नाथ, रिपब्लिकन पार्टी की नेता है, वो भी यूएसए से लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। देखिए आपसे मेरा यही सिंपल सवाल होगा कि इसमें संशोधन किया हुआ है, इस नियम कानून में संशोधन किया गया और भारत सरकार ने साफ कहा कि अब हम जांच करेंगे, देखेंगे, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? सुर से सुर मिलाकर दोनों पार्टियां क्यों चल रही हैं भारत के खिलाफ? पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी के हिसाब से ऐड करने के लिए बहुत कोशिश करा गया था, स्पेशली फ्रॉम द डेमोक्रेट पार्टी। आपको याद होगा, अगर गवर्नर न्यूसम फ्रॉम कैलिफोर्निया अगर वो उस बिल को साइन कर देते तो आज कास्ट को यहाँ पे प्रोटेक्टेड कैटेगरी के हिसाब से दिखा जाता। वाई दिस इज अ इशू? कास्ट हम इंडिया से आते हैं, जब इंडिया से आते हैं यहाँ पे कास्ट लेके नहीं आते। मुझे खुद का कास्ट नहीं पता, यहाँ पे कोई भी कॉन्वर्सेशन में कोई भी कास्ट की बात होती नहीं है। बट ये अभी नया एक एजेंडा शुरू हो चुका है इंडियंस के हिसाब से कि इंडिया से जब इंडियंस आते हैं यहाँ पे, अपने गंदगी वहाँ से लेके आते हैं, कास्ट भी यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे हायरिंग जो होती है, हायरिंग भी कास्ट के हिसाब से होती है। अगर मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन को हायर करूँगी, अगर मैं कोई स्पेसिफिक कास्ट की हूँ उसी के हिसाब से मैं हायर करूँगी। ये वाली एलिगेशन इंडियंस के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, स्पेशली फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द जॉर्ज सोरोस एनजीओ साइड, ये बहुत बड़ा हो चुका था कैलिफोर्निया में। स्पेशली ये बहुत बड़ी होके वहाँ पे गवर्नर के डेस्क तक पहुँच चुका था। और इसके पीछे कौन कौन है मैं आपको बताती हूँ। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी इंडिया फोर्स है, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस है। ये जब ये ऑर्गेनाइजेशंस USCIRF जो है, यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑन इंटरनेशनल रिलेशन रिलीजन, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते, बहुत क्लोजली काम करते, और इंडिया के हमेशा एक हिंदुइज्म को एक हिंदू नेशनलिस्ट के हिसाब से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते। और आपको याद दिला दूं, पिछले कई सालों से इंडिया को CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए USCIRF लिटरली जंप कर रहे। एवरी सिंगल ईयर दिस प्रोसेस गोज ऑन, एवरी सिंगल ईयर। अब उसमें होगा क्या, आपको ये भी बोल दूं, कुछ दिन पहले नाइजीरिया के ऊपर अटैक हुआ था, बोल के क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, इसीलिए नाइजीरिया के ऊपर अटैक हुआ था, और उसका प्रिटेक्स्ट ये था कि नाइजीरिया को CPC घोषणा किया था। तो आपको अगर ये लग रहा है कि ये नया चीज़ है, ये नया नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, और एंटी इंडिया, एंटी हिंदू ग्रुप्स आर पार्ट ऑफ इट। और सारे जो कन्वर्सेशन होती है उसमें कोई हिंदू इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें हिंदू को क्रिटिसाइज करने वाले वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटिटी, वो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होती है। और ये जो अब आज सिचुएशन आप देख रहे हो, फाकरा के अगेंस्ट बात हो रही है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे मैं जिस सिटी में रहती हूँ, मिल्वॉकी, ये विस्कॉन्सिन की छोटी सी सिटी है, फिर भी यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करा गया था हमारे डेमोक्रेट सिटी काउंसिल से, और जो आज मेयर है हमारे सिटी की, वो पहले वो काउंसिल की हेड हुआ करता था, उन्होंने पास करवाया था एंटी CAA रेजोल्यूशन, इस सिटी से पास करवा गया था। मुझे आप बताइए, इस सिटी से इंडिया का क्या कनेक्शन है? इस सिटी से इंडिया का CAA जो अमेंडमेंट हो रही थी उसमें क्या कनेक्शन है? लेकिन वही बात इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। इस्लामिक ग्रुप्स है, क्रिश्चियन कन्वर्शन ग्रुप्स है, एंटी इंडिया खालिस्तानी ग्रुप्स है, एंड तमाम सारे ग्रुप्स है जो लिटरली चाहते नहीं है हिंदूज आगे बढ़े और इंडिया आगे बढ़े। अब मैं कुछ ग्रुप्स का आपको नाम बताती हूँ। एक है इंडियन इस्लामिक ग्रुप्स यहाँ से है, और एक है फियाकोना जो लिटरली उसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और ऊपर से आपकी हिंदू नाम यूज करके कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है,
वो भी पार्ट एंड पार्सल है इसकी। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हमें टारगेट करा जाता है। हम वहाँ पे आते हैं, इंडियंस वहाँ पे यहाँ पे आते हैं, कास्ट अपने साथ लेकर आते हैं और अपने जैसे लोगों को ही हायर करते हैं और अमेरिकन की जॉब चुराते हैं। और यहाँ पे अपने गंदगी फैलाते हैं। दिस इज द नैरेटिव दैट हैज बीन प्रोमोटेड इन अमेरिका। अनफॉर्चुनेटली इसमें डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों शामिल है और दोनों के तरीके डिफरेंट है। रिपब्लिकन पार्टी क्रिश्चियन के हिसाब से कनेक्टेड है, वो चाहते कि जो हिंदूज है यहाँ पे लिटरली कन्वर्ट हो जाए और उनके हिसाब से एसिमिलेशन का मतलब ये है कि कन्वर्ट हो जाना। और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो ह्यूमन राइट के हिसाब से वो हमें टारगेट करते हैं। हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे 1% है, फिर भी इन अमेरिका इज अफ्रेड ऑफ अस। दिस इज द क्वेश्चन आई रेज कॉन्स्टेंटली, why America 99% of population is afraid of 1% Indian American population। और जो भी है हमारे ऊपर एक टारगेट लगाया जाता है। आज जो सिचुएशन है, वेदर इट्स H1B हो, वेदर इट्स F1 वीसा हो, स्टूडेंट वीसा हो, वेदर इट्स वर्क वीसा हो, एक टारगेट कराया जा रहा है कि इंडियंस यहाँ पे नहीं आना है, इंडियंस यहाँ पे जॉब चुराते हैं, दे कम हियर, इंडियंस स्टीलिंग आवर जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स, एंड इंडियंस हैव फेक डिग्रीज। 90% ऑफ इंडियन जो यहाँ पे आते हो फेक डिग्रीज है, ये प्रमोट करा जा रहा है। ठीक है। आज जो ये आपने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सेंटर्स की बात सुनी है, उनकी ट्वीट्स देखी है, ठीक दिस इज नॉट एड हॉक, दिस इज ए टारगेटिंग मैकेनिज्म। एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऊपर ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। हमें यहाँ से आइदर भगाया जाएगा या तो हमें फोर्स करा जाएगा कन्वर्शन के लिए। देखिए, ये बड़ी बात आप कह रही हैं पूर्णिमा जी, बहुत बड़ी बात, और काफी अच्छे पॉइंट्स को आपने रेज किया और जो एक्चुअल फैक्ट्स है उसे बताया। और अब मैं रुक करना चाहूंगी मल्लिका पांडे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मल्लिका जी देखिए, मुझे लगता है इस सवालों का जवाब आप बेहतर दे पाएंगी कि साफ तौर पर दोनों पार्टीज की तरफ से ये कहा गया है, बयान ये सामने आया है कि ये सिविल सोसाइटीज और एनजीओस के कामकाज पर असर डालेगा। यही वजह है कि हम दोनों पार्टी मिलकर भारत का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणियां अहम हो जाती है मल्लिका जी। नमस्कार सृष्टि जी। देखिए, अमेरिका की कांग्रेस में सबसे दुर्लभ चीज आजकल देखने के लिए मिल रही है कि हम देख रहे हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एक सुर में इंडिया के अगेंस्ट हैं। बट जब बात आती है वॉर में, जब बात आती है टैरिफ्स में, तो एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। बट जब इंडिया के खिलाफ कुछ चीज आती है, तो जैसे पूर्णिमा मैम ने भी हाईलाइट किया, तो ये एक ही सुर में बात करते हैं। बट सृष्टि जी, कहीं ना कहीं इसमें 2-3 चीजें हाईलाइट करूंगी। मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी सबसे पहले आते हैं इंडिया, उनकी पहली एवर विजिट थी इंडिया में मई में। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? नई दिल्ली से पहले वो जाते हैं कैलकाटा में, मिशनरीज के वहाँ जो मदर टेरेसा ने बनाया था उसमें वो जाते हैं। उनकी वो विजिट काफी हाई प्रोफाइल विजिट मानी जाती है। FCRA के काफी एलिगेशंस लगे हुए हैं मिशनरीज एट चैरिटी के ऊपर जो कैलकाटा में है। काफी सारे एलिगेशंस कन्वर्जेंस के लगे हैं, तब भी मार्क रूबियो वहां पहले जाते हैं। दूसरी बात, जहां बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बहुत सारे लोग इसको डिफेंड भी करते हैं। अमेरिका की कांग्रेस, क्रिस स्मिथ का मैं बार बार पढ़ती हूँ, तो वो बार बार इसको, जो रिपब्लिकन है, मैम उनके बारे में ज्यादा जानती होंगी, कांग्रेस में वो बार बार क्रिस स्मिथ बात करते हैं कि लीगल एक्शन लिया जाए इंडिया के खिलाफ। कैसे लीगल एक्शन लेंगे? बहुत ही रिसेंटली एक केस है सृष्टि जी, टिमोथी इनिशिएटिव करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक कन्वर्जन केस में आरोप लगे हैं। बहुत हाल ही में ये केस हुआ है, UAPA के अंडर उसको बुक किया गया है। उसने क्या फ्रॉड किया है? 95 करोड़ का उसने फ्रॉड किया है, माइंड यू 95 करोड़, जिसमें उसने 1000 अमेरिकन कार्ड्स का यूज किया है। अमेरिका से वो लोग फंड लाते थे, नक्सलाइट्स में भेजते थे। जो रेड कॉरिडोर मोदी गवर्नमेंट के अंडर हम लोग फिनिश करना चाहते हैं, जिन नक्सलाइट्स को हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, वो टिमोथी इनिशिएटिव उनको फंड दे रही थी, वेपन्स के लिए फंड दे रही थी। 95 करोड़ माइंड यू, उसका घोटाला किया है उन्होंने। और ये ईडी ने उनके ऊपर रेड मारी है, उसके ऊपर बैंगलोर में इन पर रजिस्टर्ड हुआ FIR, फिर देखा गया, जांच पड़ताल की गई, तो ये रेड कॉरिडोर को 95 करोड़ भेज रहे थे। कैसे भेज रहे थे? अमेरिका से पैसे लाके इन डेबिट कार्ड्स में स्टोर करते थे, फिर इंडियन बैंक से निकाल के वहां पर फॉरेन फंडिंग करते थे, छत्तीसगढ़ के रेड कॉरिडोर के एरिया में। तो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक केस है 2017 में,
कन्वर्जन्स के बहुत सारे केसेस आज भी चल रहे हैं सृष्टि जी। और अब ये क्यों घबराने लगे हैं कि नए रूल्स क्या कहते हैं? देखिए, भारत सरकार किसी मजहब के खिलाफ नहीं निकाला है उन्होंने ये। एफसीआरए किसी पर्टिकुलर टारगेटिंग नहीं है जो अमेरिका को लगता है कि ये मिशनरीज के खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। वो एक फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि भाई पहले सिर्फ ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल करते थे, बट इंटरेस्टिंगली अब न्यू रूल्स क्या बोलते हैं कि इसमें जितनी भी लोकल आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है, वो भी अब इसमें इन्वॉल्व होगी, वो भी रिपोर्टिंग करेगी। इससे क्या आ रहा है, काफी जो कन्वर्जन, फंडिंग, वेपन्स, इन सब के जो केस थे सृष्टि जी, वो अच्छे से हाईलाइट हो पा रहे हैं। तो अमेरिका को ये बात पच नहीं रही है। उसके जो कन्वर्जन रेट था इंडिया में, हम देखते थे प्री 2014 काफी ज्यादा था, कोई रेगुलेशंस नहीं थे इसमें, बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। अब जैसे ही एफसीआरए पर डंडा आ रहा है तो अमेरिका को कहीं ना कहीं टैरिफ्स याद आ जाते हैं, अमेरिका को कहीं ना कहीं टारगेट याद आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पूर्णिमा मैम ने भी हाईलाइट किया, मेरी भी बहुत सारे इंडियन अमेरिकन दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि हम पे टारगेट किया जाता है कि आप हमारी बिल्कुल जॉब साफ कहा उन्होंने, टारगेट किया जाता है कि इंडियंस बिल्कुल। गंदगी फैलाते हैं, ऐसी विचारधारा ही अमेरिका में है। बिल्कुल सृष्टि जी, ऐसी विचारधारा है। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स का मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे मैंने टिमोथी इनिशिएटिव बताया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे कमीशंस हैं जिन पे भारत सरकार ने छापा मारे और फंडिंग का, उनको इंटीरियर फंडिंग का बहुत ज्यादा उसमें आरोप लगा ठीक है, यानी कि देखिए मल्लिका जी, आपकी भी टिप्पणी यही रही कन्वर्जन को रोकने के लिए। और देखिए आपने बिल्कुल सटीक कहा कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ तो नहीं है, अब बस इसमें ये यहाँ पर नियमों के बदलाव किए गए हैं ताकि पारदर्शिता बढ़े। विपिन शर्मा जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। विपिन जी, देखिए आपने तीनों एक्सपर्ट्स की टिप्पणी सुन ली है, और एज ए जर्नलिस्ट आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एफसीआरए पर चर्चा हो रही है, अमेरिका को दिक्कत हो रही है, दोनों पार्टियां जब आमने सामने होती थी, आज एकजुट होकर ताल में ताल मिला रही है। Shristi ji, I can't agree more with the three eminent panelists. And अंग्रेजी की दो कहावतें याद आती हैं। हाँ, Prevention is better than cure. एब्सोल्युटली। और never the twain shall meet. और देखिए, अगर सरल भाषा में मैं बात करूं कि never the twain shall meet, यानी कि इसका मतलब है दो ऐसे एंटिटीज जो अमूमन नहीं मिला करते, जिनके सुर नहीं मिला करते। अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, लेकिन इस मुद्दे को लेकर, एफसीआरए को लेकर ये लोग अगर एक मंच पे खड़े हैं तो अपने आप में यहाँ पर देशवासियों को समझ आ जाना चाहिए कि क्या मंशा है। और साथ साथ देखिए, हाल फिलहाल में जो एक नया ट्रेंड उभरा है, ये इस चर्चा में उस बात का जिक्र करना अति अनिवार्य है कि यहाँ पर जो डीप स्टेट की भूमिका की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अगर हम बात करें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जेनजी, हम लोग भी उस दौर से निकले हैं, जेनजी रहे होंगे और स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे। और एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा बतौर पत्रकार, कि जहां तक हमारे देश की जेनजी का सवाल है, यहाँ की जेनजी बड़ी समझदार है, वो अपने देश प्रेमी भी हैं और यह किसी की बातों में नहीं आने वाले। क्योंकि जो ये कुछ नेता, राजनीतिक दल अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए बात बोलते हैं यहाँ पर कि हिंदुस्तान में भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में हुआ है, तो ये चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को जेनजी में भरोसा है। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, मैं बात करूंगा एजेंडा की, प्रोपेगेंडा की, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बड़े हैरानी की बात है और बड़ा विरोधाभास है कि यहाँ पर एक तरफ जब हम बात करते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इज द नीड ऑफ द आवर, तो यहाँ पर साथ साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अगर नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? फेमा था, फेरा था, एफसीआरए की बात करें, अगर रेगुलेशन है तो निश्चित बात है उसका तो स्वागत होना चाहिए। और यहाँ पर उनको मिर्चें क्यों लग रही है अमेरिका में बैठकर? और यहाँ पर अगर हमारी कोई पॉलिसी में इंटरफेयर करता है और यहाँ पर अगर किसी तरह की आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस को फंडिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी की बात है, रेगुलेशन की बात है, तो निश्चित बात है उसका तो मुझे लगता है किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर अंदेशा जताया जा रहा है कुछ गंभीर बातों को लेकर, हम लोग कब संज्ञान लेंगे? जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा। दैट इज व्हाई आई सेड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अभी समय रहते अगर हम संज्ञान ले रहे हैं और ये स्टैंड अगर हिंदुस्तान ने लिया है
तो निश्चित बात है कि प्रशंसा बनती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ विपक्ष के कुछ नेता ये बोल रहे थे कि घुटने टेक दिए नरेंद्र मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, कि जब टैरिफ्स को लेकर बात हुई थी, तो यहां पर अगर एफसीआरए को लेकर हिंदुस्तान का रुख बिल्कुल साफ है, तो ये अमेरिका को भी और बाकी मुल्कों को भी समझ आ जाना चाहिए कि सही मायने में ये नया हिंदुस्तान है। नए हिंदुस्तान की नींव रख दी गई है। और कुछ वर्ष पीछे जाएं, 2019 में जब बियारिट्ज में समिट था, वहां पर भी ऑन द साइडलाइंस ऑफ दैट समिट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दो टूक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। आपको बीच में ही टोक रही हूँ माफी के साथ, लेकिन समय हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद डिबेट में आने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।